वर्क को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तब वर्क वापस से लौट के भी आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है हम हल्का सा वर्क को अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, आई थिंक वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए हुई है, एक बार देखना। रियल गैसेस के लिए और कर लो, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियल गैसेस के लिए भी कर लो। रियल गैसेस के लिए क्या है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा डेरिवेशंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले बताओ, हमने इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने इंटरनल एनर्जी को बोलो किसका फंक्शन बताया था? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। बहुत बढ़िया भैया। किसका फंक्शन होती है इंटरनल एनर्जी? किसका फंक्शन होती है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। फिर हम लोगों ने इसमें चेंज निकाला था, बताओ चेंज निकालते हैं। स्मॉल चेंज इन डी यू बराबर होगा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी, वेरी गुड, प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी। याद है? फिर क्या किया था? इस पूरे टर्म को जीरो कर दिया था। आइडियल गैस के लिए बोला कि आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इस टर्म को जीरो कर दिया था। इसको इंटीग्रेट करा था, तो यहाँ से आया था डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ तक की कहानी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी इक्वेशन को बेस बनाकर मैं रियल गैसेस के लिए थोड़े से कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। 5 मिनट लगेंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मुझे बताइए कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या अंतर है। फॉर रियल गैस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आइडियल गैस क्या होती है ये बताओ। फॉर रियल गैसेस किसको कहते हैं? आइडियल गैस, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होता है। तो रियल गैस कौन सी होती होगी? जिसमें होता है। तो रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन या रिपल्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। अट्रैक्शंस भी हो सकते हैं और रिपल्जन्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी रियल गैस के अंदर अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये अलग तरीके से मॉडिफाई होगी। और अगर रिपल्जन्स डोमिनेट कर रहे हैं तो अलग तरीके से मॉडिफाई होगी। अट्रैक्शन के केस में अलग होगी, रिपल्जन के केस में अलग होगी। कैसे होगी उसके पास पहुंचे उससे पहले आप मुझे बताओ कि अगर सिस्टम के अंदर अट्रैक्शंस डोमिनेट करें, इन 4 पार्टिकल्स में अट्रैक्शंस डोमिनेट करें, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? अट्रैक्शंस अगर डोमिनेट करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है या बढ़ती है? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बढ़नी चाहिए। क्यों? हाँ चलो कोई नहीं, तो मूव से फिर एनर्जी क्या? नहीं नहीं नहीं, अब अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं तो उससे स्टेबिलिटी आती है कि अनस्टेबिलिटी आती है? स्टेबिलिटी आती है, तो एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। अट्रैक्शंस डोमिनेट करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। इसको ऐसे समझो, जैसे 4 पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है और ऐसे ही 4 कोई पार्टिकल बना दूं जिनमें आपस में रिपल्जन है। तुमसे पूछूं, बताओ इन दोनों में से किस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है? रिपल्जन जहां पे डोमिनेट कर रहा है वहां पे एनर्जी कैसी है? ज्यादा है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन कम होगा या बढ़ेगा? अगर मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, तो फिर भी लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना, कम होगा भाई। फोर्स जो है डिस्टेंस के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। फोर्स क्या होगी? कम होगी। अट्रैक्शन दूर जाने पर क्या होंगे? कम होंगे। पास आने पर क्या होंगे? बढ़ेंगे अट्रैक्शंस, ठीक है ना। तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाओगे तो इनका अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो बोलो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? ठीक है ना। अगर अट्रैक्शन कम होंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इस लॉजिक को साथ लेके हम रियल गैसेस के पास जा रहे हैं। इस लॉजिक को साथ लेकर हम रियल गैसेस के पास जा रहे हैं। 2 केसेस बना रहा हूं इसमें। सबसे पहला केस है व्हेन अट्रैक्शन डोमिनेट्स। व्हेन अट्रैक्शन डोमिनेट्स, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है यहां पर। डोमिनेट्स पहले सुनना और साथ देना, बाद में लिखा लिखी तो हो ही जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया तो हमेशा के लिए याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो मैं इस पहली बात तो रियल गैस के लिए वैल्यू 0 नहीं होगी,
ठीक है ना, जो आइडियल गैस के लिए हमने किया था ये वैल्यू रियल गैस के लिए 0 नहीं होगी। तो मैं इस वैल्यू की मैग्नीट्यूड की जगह इसके साइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन क्या आएगा। तो उसको स्टडी करने के लिए हम जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं तो उसमें दो केसेस फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस डिवाइड कर रहे हैं जब गैस, रियल गैस एक्सपेंड हो रही होगी, यानी एक्सपेंशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एक्सपेंशन। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ये मान लो मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रखा है, मॉड्यूल लेके आए हो अपने अपने, क्योंकि आज क्वेश्चंस होंगे भैया। आज मैं इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा, थोड़ा सा वर्क का कैलकुलेशन करा के, और फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंथैल्पी के बाद डिस्कस करूंगा। सीक्वेंस थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें मैंने एक गैस भर रखी है। गैस के मॉलिक्यूल्स में बोलो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। अब मैं इस गैस का एक्सपेंशन करा रहा हूँ, एक्सपेंशन करा रहा हूँ तो ये पिस्टन बाहर मूव करेगा। अगर एक्सपेंशन पर पिस्टन बाहर मूव करेगा तो बोलो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी मतलब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो बताओ सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो बताओ डेल यू का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी आएगी? पॉजिटिव। इतना ही इजी था। तो देखो जब एक्सपेंशन डोमिनेट कर रहा है, जब एक्सपेंशन डोमिनेट जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन हम क्या कर रहे हैं? हम ड्यूरिंग एक्सपेंशन डेल वी को इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे लिखो, डेल वी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। डेल वी को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या हो रहा है? बताओ। बिल्कुल सही, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। अगर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। बस इतना ही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब आप मुझे बताओ, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई या सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई तो जो आपका डेल यू है उसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, डेल वी का साइन बताना कैसा आएगा? ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो बताओ डेल यू अपॉन डेल वी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। डेल यू बाई डेल वी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। कब? जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस डोमिनेट करें और एक्सपेंशन हो। ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट बहुत इजी है, वो आपको याद हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी रियल गैस का आइडियल गैस के कंपैरिजन में कैसा होगा? ज़्यादा। आई बात समझ में? जो रियल गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो आइडियल गैस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कैसी होगी? ज़्यादा होगी। सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, सेम वॉल्यूम चेंज के लिए रियल गैसेस की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस, बिकॉज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। नंबर न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दिखा तो प्योरली थ्योरेटिकल दिखेगा, बेफिक्र होके जाना, बस ध्यान से पढ़ना। थ्योरेटिकल में ज़्यादा गड़बड़ी करवा लेता है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं दूसरा केस बना देता हूँ जिसमें हमारा क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। तो ये दूसरा केस है हमारा कंप्रेशन। ठीक है, करा लेते हैं भैया कंप्रेशन। तो देखो कुछ भी रटना नहीं है। फिर से मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। आप मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने गैस भर रखी है जिसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इस बात से कोई समस्या नहीं है। अब जब ये गैस कंप्रेस होगी, जब ये गैस कंप्रेस होगी तो बताओ क्या होगा? डेल वी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो बोलो अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बोलो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रटना नहीं है कुछ भी। बताओ अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेल यू का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल यू का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड भैया। अगर डेल यू का साइन नेगेटिव है, अच्छा क्योंकि डेल वी भी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है तो डेल वी का साइन कैसा आएगा? वेरी गुड। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इस ओवरऑल वैल्यू का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव।
यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। अगर अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उसके पॉजिटिव होने की वजह से रियल गैस की इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी से चेंज है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कैसा आएगा, ज़्यादा है। बोलो ये लॉजिक समझ आता है? अगर अट्रैक्शन के लिए ये हो रहा है तो रिपल्जन के लिए क्या होगा, अपोजिट। अगर गैस के पार्टिकल्स में रिपल्जन डोमिनेट करेंगे तो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, डेल यू बाई डेल वी नेगेटिव आएगा, और जब वो नेगेटिव आएगा तो बोलो ये कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रियल गैस इन दैट केस वुड बी लोअर देन आइडियल गैस। तो हम कुछ रट नहीं रहे हैं ना, हम एक तरीका समझ रहे हैं कि हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं किसी सिस्टम की। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? सारी एनर्जीज का सम टोटल इज इंटरनल एनर्जी। फिर हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, कैलकुलेशन की तरफ गए तो हमने देखा इंटरनल एनर्जी जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। उससे फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला था आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। CV हमारा जो है इस टर्म को रिप्रेजेंट करता था, इसकी बात आगे होगी थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे जब हम, लेकिन फिर भी हाँ हमने तो याद ही कर लिया है, ये फाइनल रिजल्ट हमें याद हो चुका है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस। फॉर रियल गैसेस ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करके काम तो किया ही जा सकता है, मैथमेटिक्स तो की जा सकती है, बट आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन से खेलना है, पॉजिटिव नेगेटिव, या आइडियल गैस से ज़्यादा होगी या आइडियल गैस से कम होगी, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन आया तो वो आइडियल गैस का ही होगा। अच्छा, सॉलिड लिक्विड कोई क्यों छोड़े चलूं? तो देखो सॉलिड लिक्विड मैं ऐसे ही आपको बस बताए दे रहा हूं, आप ध्यान रख लेना कहीं पे, सॉलिड लिक्विड के लिए भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, सिर्फ गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है, वो भी कौन सी, रियल गैसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वैल्यू सॉलिड लिक्विड के लिए भी जीरो होती है, तो वही साइन बनता है, क्लियर। लेकिन मिलेंगे नहीं, गैसेस के साथ ही हमें डील करना है। तो ये हम लोगों ने देखा इंटरनल एनर्जी, जो हमने मिस कर दिया था, आइडियल गैस का पढ़ा था, रियल गैसेस के लिए हमने मिस किया, सॉलिड लिक्विड के लिए तो मैं पढ़ाने वाला था ही नहीं, क्लियर। अब सुनो, ये सीखने के बाद हम वापस लौट रहे हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स पे, जहां कल हम लोगों की ये बात हुई कि भाई किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो तरीकों से चेंज किया जा सकता है। ये जानने के बाद कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने ये सीखा कि इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे करें। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके आए, एक था हीट, एक था वर्क। कोई दिक्कत नहीं, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानते हैं, और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी हम जानते हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि हम जितनी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज मेज़र करेंगे वो हमेशा हीट और वर्क डन के बराबर आएगा, क्योंकि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो वहाँ से हमने एक डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू का एक फॉर्म बना लिया था। यहीं तक की बात हुई है, इससे आगे तो नहीं बढ़े थे। चलो, तो थोड़ा सा वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। हीट को हम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। ये बता दिया था कि जो हीट का साइन है वो पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। ऐसे ही वर्क का साइन बताओ, पॉजिटिव कब लेना है, कब नेगेटिव लेना है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव। इस बात को भी साइड में मेंशन करो अगर कल नहीं करी है तो भैया। वर्क, अच्छा फिजिक्स में ये साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो वर्क जो है वो अगर बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम, तो भैया जी कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये आपको अपनी तरफ से याद रखना होगा, ये साइन कन्वेंशन कहलाता है, क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, ठीक। चलो वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क को बहुत इजीली मैं कैलकुलेट करूंगा, सिंपल सा डेरिवेशन है। हालांकि आपको डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है। लिख लिया, लिख लो जल्दी से। अभी एक्सरसाइज शुरू करी है 2-3 दिन पहले से मैंने और अशोक सर ने।
जिम नहीं यार, अभी तो दौड़ रहे थे तो थोड़ा सा सांस बन जाएगी तो दौड़ फिर जिम जाएंगे। तो हाथ पैर दुख रहा है, हाँ बहुत ज़ोर से। एक्सरसाइज के बाद का दर्द तो बड़ा मीठा मीठा सा दर्द होता है, असली वाला दर्द नहीं होता वो, एक दर्द अलग होता है, ये वाला दर्द अलग होता है ना। हुआ है, स्कूल में ज़्यादा खेल लेते होंगे तब होता होगा, है ना। अरे भैया जिम भी जाता था, लगता नहीं है, है? अच्छा गुड, चलो भाई। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, वर्क हेडिंग डाल दो। वर्क के बारे में आगे की भी बात होगी अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में। चलिए देखिए, एक अरेंजमेंट बनाता हूँ, तुम ही बताते जाना मुझे। देखो कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस तो करूँगा नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें करूँगा और सब पुरानी बातें होंगी, तुम्हें पहले से आती होंगी। ये एक पिस्टन लगा दिया है मैंने और इस पिस्टन में यहाँ पर अंदर सिलेंडर में मैंने भर दी है एक गैस। हाल फिलहाल में आइडियल गैस है तो इसलिए इधर उधर दिमाग मत चलाना, आइडियल गैस पर ही हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट से कितना है, ए है, और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर कैसा है, बराबर है। अब बाहर से जो लग रहा है और अंदर से जो लग रहा है गैस का, वो दोनों बराबर हैं, तो पिस्टन अपनी जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस पे प्रेशर लगाया, पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। कितना प्रेशर लगाया, पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर की वजह से ये जो आपका पिस्टन था ये अंदर मूव किया। अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा गैस से तो पिस्टन क्या करेगी, अंदर मूव करेगी, पिस्टन क्या करेगी, अंदर मूव करेगी। मान लो ये पिस्टन यहाँ कहीं पहुँच गई और ये मूव करी डीवी वॉल्यूम से। कितनी वॉल्यूम से, डीवी वॉल्यूम, पहले वी था और फिर थोड़ा सा चेंज, डीवी वॉल्यूम इसकी अंदर मूव करी। आप मुझे बताइए, फिजिक्स में जो वर्क हम पढ़ते हैं वो वर्क होता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, ठीक है। सेम ही डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा 1 हो गया। ये बातें तो सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है वॉल्यूम डीवी चेंज हुआ और डिस्टेंस चेंज हुआ, मान लो डीएक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया इसने, dx डिस्प्लेसमेंट दिया। तो वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, साइड से मुझे बताओ क्या आपको ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होती है क्या, प्रेशर इनटू एरिया, या फिर मैं लिख सकता हूं प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां से शुरू करता हूं तो बताओ फोर्स, मैं यहां से निकालू फोर्स की वैल्यू तो वो क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया, वैल्यू को यहां रखो तो देखो W बनेगा, वर्क डन बनेगा, बोलो प्रेशर, क्योंकि पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx, एरिया कितना है, a। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं यहां से तो वॉल्यूम क्या आएगी बताओ, एरिया इंटू dx। अरे चलो आगे बढ़ाता हूं, W बराबर पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वॉल्यूम, तो कितना आएगा बताओ वॉल्यूम, डीवी। इसकी एस की जगह पे डीएक्स लिख दूंगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है, आसान बात है। इस डिस्प्लेसमेंट की जगह dx लिखा, dx इंटू एरिया कितना बन जाएगा, dv बन जाएगा। और ये जो वर्क हुआ ये स्मॉल वर्क होगा, अगर dv वॉल्यूम चेंज हुई है तो स्मॉल वर्क dw हुआ होगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा w, पहले ही बता दिया है, पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन उसकी ओवरऑल वैल्यू होती है। और क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कर रहा हूं इस काम को, तो प्रेशर भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। हालांकि हाल फिलहाल में आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखना, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बाहर भी आएगा, अभी निकालूंगा, लेकिन ज़्यादा फोकस दो कि आपको यही इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि आगे जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात आएगी ना तो मैं इसी इक्वेशन से चीज़ों को सॉल्व करूंगा। बट बिफोर दैट अभी एक चीज़ मिसिंग है इस फॉर्मूले में। क्या मिसिंग है, आप बताओ। आपने बाहर से प्रेशर लगाया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ या बाय द सिस्टम हुआ,
ऑन द सिस्टम हुआ, ऑन द सिस्टम हुआ, वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन क्या ये फॉर्मूले से वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि डीवी कैसा होगा? नेगेटिव। वॉल्यूम तो कम हुई है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी भाई। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए, ताकि हमारा साइन कन्वेंशन ओके काम करे, हम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं इस फॉर्मूले में। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया ताकि हम अपने साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई कर सके, दैट्स इट। ठीक है। और जब आप कंप्रेशन कराओगे तो कंप्रेशन कराने पर डीवी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके ओवरऑल वर्क को पॉजिटिव कर देंगे। जब ओवरऑल वर्क पॉजिटिव है तो हमारा साइन कन्वेंशन ओके काम करेगा। ठीक है। तो इस माइनस का सिग्निफिकेंस ये होता है। यानी यहां से एक और चीज मैं कह सकता हूं कि अगर हमने कंप्रेशन किया तो कंप्रेशन का वर्क हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑन द सिस्टम हो रहा है। और अगर एक्सपेंशन हुआ है तो एक्सपेंशन का वर्क कैसा आएगा? ऑलवेज बोलो नेगेटिव, क्योंकि बाय द सिस्टम होगा एक्सपेंशन। गैस करेगी एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। खुद को कौन एक्सपेंड करेगी? गैस एक्सपेंड करेगी। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। आप इसे कॉपी करो, फिर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर इसको बाहर निकालूंगा और एक छोटी सी फॉर्म बना दूंगा इसकी। कॉपी करो जल्दी से। यहां एक हिस्सा हमने खत्म किया है। इसके बाद मैं जो है आपको एंथैल्पी पढ़ाऊंगा पहले तो, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ जाएंगे भाई। सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी इधर उधर आप जब देखते हो तो उसके कंपैरिजन में। चलें, आसान था। अब और देखो, रटा रटी नहीं करनी है हमें, फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद होंगे, डोंट वरी रहना। वो होते हैं प्रैक्टिस से याद। आप फॉर्मूलों पर ही फोकस कर लोगे तो फिर खतरनाक लगने लगेंगी चीज़ें, और थर्मो की लैंग्वेज फंसाती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट पी एक्सटर्नल प्रेशर में कांस्टेंट लेके चलूँ तो ये बाहर आ जाएगा। और बताओ, अगर मैंने इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट किया तो ये डेल्टा V आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दूँ क्या? W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V और कुछ नहीं, क्या होगा? V2 माइनस V1। बोलो आसान है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया है। ये एक्चुअल में इरिवर्सिबल वर्क हमने कैलकुलेट किया है। आगे हम इसको जो है रिवर्सिबल में भी कन्वर्ट करेंगे। अभी जब तुम्हें पता ही नहीं है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, तो अभी हाल फिलहाल में कोई चिंता नहीं करनी। वो क्वेश्चन लिख के देता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और नहीं लिख के दिया तो ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और फिर हम वापस चलते हैं अपने फर्स्ट लॉ के पास, और फर्स्ट लॉ में कुछ चेंजेस करते हैं। फर्स्ट लॉ में कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, अब कहानियों की जो कड़ी है वो जुड़नी शुरू होंगी। फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइए, फर्स्ट लॉ हमसे कहता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, W की जगह पर अगर मैं वो लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल वी। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अगर मैं कहूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर ये वैल्यू तो गई जीरो, ये जीरो तो पूरा मामला वर्क का जीरो, वर्क जीरो। तो बताओ डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? क्यू। और चुपचाप वी लिख दूं पीछे, है ना? वी क्यों लिखा? क्योंकि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहा हूं। ये जो चीज लिखी गई है तुम्हारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया।
क्वेश्चन की लैंग्वेज में खेल जाएगा इसी चीज़ से तुम्हारे साथ। ध्यान रखना हमेशा कि हमारे पास डेल्टा यू जो है वो क्या होता है, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज डेल्टा यू, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज डेल्टा यू, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और देखो अगर आपको ये चीज़ पता है तो देखकर कितना अच्छा लगता है कि हमने थोड़ी से दिन पहले ये पढ़ा था क्यू वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। अरे होता है कि नहीं। और हमने ये भी पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, याद करो अभी तो निकाला था हमने वो आइडियल गैसेस के लिए। तो देखो यहाँ से भी सेम ही चीज़ निकल के आ रही है, तो मैं इसको क्रॉस वेरीफाई यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और देखो, और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने CV की एक वैल्यू लिखी थी, CV की एक वैल्यू लिखी थी हमने। बताओ CV की वैल्यू क्या थी। हाँ नहीं, वो नहीं, उसके बाद नहीं, अभी जब हम आइडियल गैसेस के लिए निकाल रहे थे तो हमने, हाँ हमने लिखी थी डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। मैंने बोला था अभी तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिख लो, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, वो समय भी आ गया है। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर कि मुझे CV चाहिए 1 मोल के लिए, N मोल के लिए ये है, तो बताओ 1 मोल के लिए CV क्या होगा। 1 मोल के लिए CV होगा QV अपॉन डेल टी। बोलो यही होगा कि नहीं। और अगर यहाँ से आप निकालो, यहाँ से आप निकालो 1 मोल के लिए CV, तो क्या होगा बताओ, ये क्या होगा बोलो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। दोनों वैल्यू किसकी हैं, CV की हैं, दोनों वैल्यू किसकी हैं, CV की हैं। तो देख लो इसका तो खैर मुझे कोई यूज़ है नहीं, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसे लिखो तो बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ, CV इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी, और ये काम चल रहा है एट कॉन्स्टेंट V, एट कांस्टेंट V। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा था, CV लिखा था। क्या लिखा था, CV। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमने याद ही कर लिया है, बस ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्यों इसको CV लिखा गया था। हाल फिलहाल में तो ये बातें हमें याद हैं, तो यहाँ से हटा दें। सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, बताओ किसके, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बहुत लैंग्वेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या लिखेगा बताओ, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 30 जूल। तो उसने इनडायरेक्टली आपको डेल्टा यू दे दिया है, और कहीं क्वेश्चन में उसने इंटरनल एनर्जी नहीं लिखा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें क्या दे चुका है, डेल्टा यू, और हीट एब्जॉर्ब तो उसका साइन भी पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल फंसना नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे सामने इस वक्त लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ को ख़त्म कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ के साथ ही एक जीरोथ लॉ है जो फर्स्ट लॉ के बाद में आया था, लेकिन उससे ज़्यादा बेसिक है, तो इसलिए उसको जीरोथ लॉ कह देते हैं। सुना है फिजिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम वाला, कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो चीज़ें तो आपस में भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मेरे हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना। और जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद आया था, पहले फर्स्ट लॉ ही आया तो इसलिए उसको फर्स्ट बोला गया, वो बाद में आया था लेकिन ज़्यादा बेसिक था फर्स्ट लॉ से, तो उसको सेकंड ना बोल के हमने क्या बोला, जीरोथ लॉ बोला। यहाँ हमारी नॉलेज फर्स्ट लॉ को लेकर कंप्लीट होती है। सवाल है, समय है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप लोग मॉड्यूल ओपन करिए भाई। थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल ले लिया, हाँ तो ले लो। अच्छा तुम 12th में हो, ओके ठीक है, तो फोटो खींच लो इनके मॉड्यूल में से क्वेश्चंस के, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे भाई। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चंस के आगे बढ़ना नहीं होगा भाई। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं पहले फर्स्ट लॉ तक पहुंचूंगा एंड देन ओनली हम जो है क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मुझे एंथैल्पी पढ़ानी है तुम्हें, लाओ मुझे भी खिंचवाना फोटो।
टॉपिक वाइज है ना इसमें तो बस। ओके, स्टार्ट करो बच्चों वाले क्वेश्चंस को जल्दी से। क्या हुआ कि उसके पास भी नहीं है पीछे? ले लेना भाई, मॉड्यूल है ना। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, देन वी विल डिस्कस। तो यूनिट कन्वर्जन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट कन्वर्जन में आपके साथ खेल सकता है वो, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन था 200 जो है, ठीक है। तो 1 एटीएम लीटर 101.3 जूल्स होगा। 1 बार लीटर कितना होता है? 100 जूल होता है। कितना होता है? 100 जूल होता है। और कैलोरी और जूल का रिलेशन बताना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो कैलोरी और एटीएम लीटर को भी अपने आप रिलेट कर लेना भैया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब हो जाएगा। हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू कितना दे रखा है बताओ? 300, ठीक है, जूल। क्यू 400 जूल, पॉजिटिव होगी क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है। माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 0.5 बार इंटू डेल्टा वी, जिसको मैं लीटर में निकालूंगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -100 जूल इज इक्वल टू -0.5 बार लीटर और इंटू डेल्टा वी, चुपचाप से लिख देते हैं इंटू डेल्टा वी, ठीक है। बताओ अगर इस बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 100 जूल बराबर 50 इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये भी अब जूल में हो चुका है। तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आएगा? 2 लीटर। 2 लीटर वॉल्यूम चेंज हुआ है, 200 नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यूनिट्स से खेल सकता है, तो यूनिट्स का खास ध्यान रखें। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। देखो एक सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम, ए सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 2 लीटर्स टू 10 लीटर्स, 2 लीटर्स टू 10 लीटर्स against a constant external pressure of, against a constant external pressure of 2 atm, 2 atm, if it absorbs, if it absorbs 800 joule heat, calculate delta u, calculate delta u। करिए।
मैं एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे आंसर दें, ज़्यादा समय ना लगाएं भाई प्लीज़। हो गया? क्या आंसर आया? आसान था, यूनिट का ख्याल रखा था ना। बताओ डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्लू। क्यू कितना दे रखा है? 800, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस अब वर्क कितना होगा, माइनस ही कर लूँ एक बार में, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बताओ वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है? 8, प्लस का या माइनस का? V2 माइनस एक्सपेंड ही हो रही है, कितने वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम तक? 2 से 10, ठीक है ना। तो एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंशन का वर्क कैसा आएगा? हाँ, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगी। तो ये तो 8 लीटर और प्रेशर है 2 ATM, 2 इंटू 16 ATM लीटर डायरेक्ट लिख दूँ तो ये बनेगा तुम्हारा 16 ATM लीटर। ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट कर लो तो 800 जूल माइनस 16 इंटू 101.3 जूल बन जाएगा ये भी। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनस की आ रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इन विच केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड और बाय द सिस्टम। अरे, आइडेंटिफाई इन विच केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। कैसे आइडिया लगाओगे? क्या क्राइटेरिया है तुम्हारे पास आइडिया लगाने का? क्या कर दिया है? ये तो हीट दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा ना भैया ना, उससे पहले ऊपर क्यों नहीं दिख रही थी उसे? कहाँ दिमाग लगा रही है? ऑन द सिस्टम हो रहा है, कैसे पहचाना? हाँ, अच्छा चल, तो तू दूसरे में बता फिर, और तू फिर तीसरे पे बता मुझे, ऐसा है गलत ना ठीक है, अपना दिमाग लग रहा है, कहीं ना कहीं तो लगना चाहिए। ये बता तीसरे वाले में बता फिर, इसी लॉजिक से। नहीं बता सकते ना? कुछ और है, कुछ और है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पढ़ा हमने आज ही है, आज ही की क्लास में हो गया है, बातों बातों में बात हुई है। हाँ देखो, ऐसे आइडिया लगाओ, जैसे जब एक्सपेंशन होता है, व्हेन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, तो वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उल्टा भी तो कह सकता हूँ, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा, समझ रहे हो? और जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो सिस्टम वर्क कर रहा होगा। ऐसे ही देखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सीधा ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? बाय द सिस्टम। क्या समझे? ठीक है, तो वहां तो वैसे भी लॉजिक से आया था कि हमने हीट किया होगा तो सिस्टम ही वर्क करेगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन हीट से रिलेट मत करो, वेपराइजेशन वगैरह का कोई फंडा नहीं है, वॉल्यूम का फंडा है, ठीक है। यहाँ देखो टोटल मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 3 मोल्स हैं गैस के, और ये 0 हो गए। गैस के ही मोल्स की मैं चिंता कर रहा हूँ, वॉल्यूम उन्हीं की मैं मेजर कर रहा हूँ। एक्सपेंशन कंप्रेशन गैस की वजह से ही हो रहा है, लिक्विड की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गैस के वॉल्यूम मोल्स कम हो रहे हैं, मोल्स कम हो रहे हैं, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। मोल्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम से। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं गैस के, तो मतलब वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब ऑन द सिस्टम। आसान था। यहाँ देखो 4 मोल से 2 मोल हो रहा है, यहाँ भी ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। और यहाँ मोल्स बढ़ रहे हैं गैस के, ये CaO सॉलिड होता है, सॉरी CO2 लेकिन बढ़ रही है, गैस है, CaO तो सॉलिड ही है। तो गैस बन रही है, सॉलिड से गैस बन रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस के मोल्स बढ़ रहा है, गैस के मोल्स बढ़ रहा है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा, तो ये किस पे होगा, बाय द सिस्टम। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है फर्स्ट लॉ को फिनिश किया है। अब आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखना चाहो तो हीट कैपेसिटीज़ के क्वेश्चंस मॉड्यूल में से अगर आपको मिल जाते हैं टॉपिक वाइज, तो हीट कैपेसिटीज़ के क्वेश्चंस देखना। इसके अलावा जो है आप फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस को देखना जो PYQs में अगर मिल जाते हैं तो। ठीक, और कराऊं क्या क्वेश्चन? चलो मैं कराता हूं तो फिर। देखिए a system undergo compression from 10 liters to 4 liters under a constant external pressure of 76 mm of Hg। 76 mm ऑफ Hg। ऑब्वियस है मैं आपको यूनिट्स में ही खिलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ मैं वेरिएशन नहीं कर सकता। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन ईजी है, ठीक। तो 10 liters to 4 liters अगेंस्ट 76 mm ऑफ Hg। if it releases 200 joule heat, calculate change in internal energy। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, करिए कैलकुलेट। इसके लिए हमें प्रेशर की यूनिट आनी चाहिए बेटा, प्रेशर की यूनिट आती है हमें। ये कर रहा है शायद, थोड़ा वेट करता हूँ। कर रहा है, कर। हाँ बस यूनिट का ही खेल है और कुछ नहीं है। देखो मैं प्रेशर की यूनिट बता देता हूँ आपको। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है, ठीक है, एक आंसर आ गया है। और अभी देख लेते हैं उसको। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm Hg होता है बेटा, mm ऑफ Hg। तो ATM में से निकालोगे 0.1 ATM आ रहा है ना? अरे बता रहे 0.1 ATM आया ना। अब निकाल लेंगे बेटा रिलेट करके, इसको ATM में कन्वर्ट कर लेंगे और ATM लीटर को फिर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 101 से। आज के प्रोग्राम को यहीं दी एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में मुझे नया टॉपिक लेना है, इसलिए मैं आज उसे नहीं छेड़ रहा हूँ। नया टॉपिक हमेशा सोमवार से शुरू होना चाहिए।